नमस्कार दोस्तों, पंच ऋषि क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए लगातार भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और उसी क्रम में आज फिर हम एक नए विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे जो कि हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। आज जो हमारा अध्ययन का विषय है वो है भारत के पठार और भारत के जो द्वीप समूह हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो पहले हम भारत के पठारों का अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद द्वीप समूह का अध्ययन करेंगे और फिर आगे की क्लास में और उससे आगे का अध्ययन करेंगे। देखिए, एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना आवश्यक नहीं है। जितना हम पढ़ाते जाए उतना पढ़ते रहिएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला। लेकिन अगर आप यूपीएससी या यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तब आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जो मुख्य उद्देश्य होता है वो मेंस लिखना है और मेंस लिखने के लिए गंभीर अध्ययन और गहन अध्ययन आवश्यक होता है। तो यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री लगातार अध्ययन कर रहे हैं। तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में जाइएगा पंच ऋषि क्लासेस की और वहाँ पर देखिएगा कि मॉडर्न जो आधुनिक भारत का इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री है, उससे संबंधित आपको लगातार वीडियोस मिलती जा रही हैं। तो आज जो हमारा अध्ययन का विषय है वो पठार है और पठार के बाद द्वीप समूह है। इसका दोनों का अध्ययन कर लेते हैं। ये एक मानचित्र आपके सामने बना हुआ है भारत का। सबसे पहले आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपको अधिक से अधिक मानचित्र की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यूपीएससी या यूपीपीएससी लेवल का या एक दिवसीय परीक्षाओं में मानचित्र से संबंधित प्रश्न बहुत आ रहे हैं। इसलिए वो मानचित्र में कहीं पर अंकित कर देगा कि ये क्या स्थान है या ये कौन सा पठार है, तो उस वक्त बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आप एक बार मानचित्र पर चीज़ों को जरूर बनाएं। अगर आप मानचित्र पर एक बार बना लेंगे तो फिर चीज़ें समझना और पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। हम जियोग्राफी का टेस्ट भी प्रारंभ करने वाले हैं, जो लाइव टेस्ट हुआ करेगा उसका समय भी बता दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ से आप लोग जो पढ़ेंगे, जो मेरी क्लास होगी उस क्लास से संबंधित प्रश्नों को आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो हाथ के हाथ आप पढ़ते भी रहिएगा, टेस्ट भी देते रहिएगा, नोट्स भी बनाते रहिएगा। तीनों चीज़ों साथ साथ कीजिएगा, तभी आपको सफलता प्राप्त हो पाएगी। ठीक है, और ज़्यादातर जो लोग और चैनल्स हैं वहाँ पर आपके लिए फटाफट लिखा या पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। हम लोग यूपीपीएससी और यूपीएससी स्तर की जो पढ़ाई कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, वो पूरी डिटेल अध्ययन कर रहे हैं, गहन अध्ययन कर रहे हैं और उसमें आपके लिए नोट्स भी बनवाए जा रहे हैं। तो सब काम आपको करना है, किस बुक से पढ़ना है ये भी आपको बता दी गई है, सब कुछ आपको पता है, बस आप लोगों को अध्ययन करना है, क्योंकि मेहनत आपको ही करनी है। चलिए, हम ज़्यादा समय खराब नहीं करें, हम पठारों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जो भारत के पठारों की बात आती है, तो भारत के जो पठार हैं ये भारत के प्रायद्वीपीय भाग में देखने को मिलते हैं। किसमें? प्रायद्वीपीय भाग में। और जो प्रायद्वीपीय भाग है इसका निर्माण कैसे हुआ होगा, इस बात पर बहुत सारे भूगोलवेत्ता में मतभेद है। हालांकि जो सर्वमान्य मत है अभी वो यह है कि ये ज्वालामुखी विस्फोट से निर्मित हुआ क्या होगा। देखिए, जब हम विश्व भूगोल पढ़ेंगे तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को पढ़ेंगे, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत को पढ़ेंगे और प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत में ये पढ़ेंगे कि जब अपसारी प्लेट का संचलन होता है तो अपसारी प्लेट का संचलन होने का ही उद्देश्य होता है कि वहाँ पर ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ होगा, और जब ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ होगा तभी प्लेटें एक दूसरे से दूर जाना शुरू होंगी। ठीक है, अभिसारी में प्लेटें का नष्ट होता है, डाइवर्जेंट, एंड कन्वर्जेंस में क्या होता है कि प्लेटें विस्तारित होती हैं, फैलती हैं। और जब हम लोगों ने देखा कि गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो हिस्से बन गए थे, तो भारत की जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये गोंडवाना लैंड से अलग हुई, और अलग होने का कारण है कन्वर्जेंस, प्लेट कन्वर्जेंट मार्जिन का बनना, और उस वजह से ये प्लेट बनी। यानी कि कुल मिलाकर जो आज सर्वमान्य मत है वो यह है कि भारत के प्रायद्वीपीय भाग का जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा हुआ है। अब जब ज्वालामुखी क्रिया द्वारा होता है तो ज्वालामुखी लावा से निकलता है या लावा का बना हुआ होता है और जो लावा होता है जमीन के अंदर से आएगा तो जमीन में क्या होता है? फेरस होता है, आयरन होता है, और इसलिए फेरस बाहर निकल के आता है और द्रवित अवस्था में ये जम जाता है। क्लियर हो रही है बात? और जब ये द्रवित अवस्था में जम जाएगा क्या होता है कि ये फेरस जम जाता है, इसलिए इधर की जो मिट्टी है प्रायद्वीपीय भाग की वो आयरन की वजह से काले रंग की है। कैसी है?
काली मिट्टी है वो, और काली मिट्टी पाई जाती है हमारे दक्षिण भारत के हिस्से में। ठीक है, थोड़ा सा शेडो आ रहा है, मैं इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लाइटिंग का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि ख़त्म नहीं हो पा रहा। चलिए इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज़ को देखेंगे। तो हमारे जो प्रायद्वीपीय भारत है, इस प्रायद्वीपीय भारत की जो मिट्टी का रंग है वो काला रंग है, और काला रंग होने की वजह से क्या है, कारण है जो फेरस का। यहाँ पर लोहे की अधिकता पाई जाती है, जितने भी खनिज पाए जाते हैं वो हमारे प्रायद्वीपीय भाग में पाए जाते हैं, पठारों से पाए जाते हैं। तो भारत के गोंडवाना लैंड का जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा हुआ है। मिट्टी का रंग काला है। आप लोग कहेंगे यहाँ पर लाल मिट्टी भी पाई जाती है और पीली मिट्टी भी पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है आप लोगों की कि जब ये फेरस है और ये जब पानी के साथ क्रिया करती है, यहाँ पर बारिश होती है, पश्चिमी घाट पर बहुत बारिश होती है, तो जब बारिश होती है तो उस बारिश में ये फेरस पानी के साथ मिलकर फेरस ऑक्साइड बना लेती है, जिसका रंग होता है लाल। और जब बारिश जिन जिन स्थानों पर ज़्यादा होती है वहाँ पर द्रव जनित फेरस ऑक्साइड बन जाता है, जिसका रंग होता है पीला। तो यहाँ पर लाल मिट्टी भी पाई जाती है, पीली मिट्टी भी पाई जाती है और काली मिट्टी भी पाई जाती है। कारण है ज्वालामुखी विस्फोट का होना। ठीक है, तो जो हमारे इस पठारों का निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हुआ है। यह बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब हम पठारों का अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, पठारों को हम लोगों ने दो भागों में विभाजित किया है। एक उत्तरी पठारों की बात करेंगे और फिर बात करेंगे हम दक्कन के पठारों की। अगर हम उत्तरी की बात करें तो हमको मालवा का पठार मिलता है, बुंदेलखंड का, बघेलखंड का, छोटे नागपुर का, शिलोंग का पठार मिलता है। अगर हम दक्षिण की बात करें तो हमको तेलंगाना का पठार मिलता है, दक्कन का पठार मिलता है, मैसूर का पठार मिलता है। अब हम इन सारे पठारों की क्या करेंगे, एक एक विशेषताओं को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम उत्तर के पठारों का अध्ययन करेंगे और उनसे संबंधित देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। चलिए हम लोग पठारों का अध्ययन करते हैं। देखिए, उत्तर के अगर हम पठारों की बात करें तो सबसे पहले हमको जो मध्य प्रदेश और गुजरात के स्थान पर पठार देखने को मिलता है वो मिलता है मालवा का पठार। कौन सा? मालवा का पठार मिलता है। और इस मालवा के पठार का जो विस्तार है वो मिलता है गुजरात और मध्य प्रदेश में, यानी कि अधिकांश हिस्सा तो मध्य प्रदेश में है लेकिन कुछ हिस्सा गुजरात में भी देखने को मिलता है मालवा के पठार का। मालवा के पठार से थोड़ा सा बड़ा बन गया ये। मालवा के पठार से पूर्व की तरफ एक पठार और मिलेगा जो है बुंदेलखंड का पठार। कौन सा? बुंदेलखंड का पठार। और बुंदेलखंड के पठार का जो विस्तार है वो यूपी में और एमपी में देखने को मिलता है। यूपी और एमपी में देखने को मिलता है। इसके बाद पूर्व में बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा बघेलखंड का पठार। कौन सा? बघेलखंड का पठार। तो क्रम क्या है? मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और उसके पूर्व में बघेलखंड का पठार। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा छोटा नागपुर का पठार। कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। छोटे नागपुर का पठार। और छोटे नागपुर पठार का जो विस्तार देखने को मिलता है ये झारखंड में मिलता है, उड़ीसा में मिलता है, बंगाल में मिलता है। झारखंड, बिहार, उड़ीसा और बंगाल में देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ पर? झारखंड, उड़ीसा, बिहार और थोड़ा हिस्सा बंगाल में भी देखने को मिलता है। तो छोटा नागपुर का पठार सबसे पूर्व तरफ है इस पठार की श्रेणी में। इस छोटे नागपुर पठार के उत्तर की तरफ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जिन्हें कहा जाता है राजमहल की पहाड़ियाँ। क्या कहा जाता है? राजमहल की पहाड़ियाँ। इसके अलावा छोटा नागपुर के पठार से बिटुमिनस कोयला सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। क्या मिलता है? बिटुमिनस कोयला सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। इसीलिए बिटुमिनस कोयला मिलने की वजह से इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। क्या कहता है? भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। अब ये भारत का रूर प्रदेश क्या है? देखिए, जर्मनी में एक स्थान है रूर, जहाँ पर बिटुमिनस कोयला सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। जर्मनी में एक स्थान है रूर जहाँ पर बिटुमिनस कोयला सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। क्योंकि भारत में छोटा नागपुर के पठार से बिटुमिनस कोयला सर्वाधिक मात्रा में मिलता है, इसलिए छोटे नागपुर के पठार को कहा जाता है भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम और विशेषताओं का अध्ययन करें तब हम देखेंगे कि इस छोटे नागपुर के पठार को दामोदर नदी दो भागों में विभाजित करती है। क्या करती है? दामोदर नदी
दो भागों में विभाजित करती है, दामोदर नदी। और दामोदर नदी को आप लोगों को मालूम है, इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है, बंगाल का शोक। दामोदर नदी, और दामोदर नदी को कहा जाता है बंगाल का शोक कहा जाता है। क्लियर हो रही है बात? दामोदर नदी इस छोटे नागपुर के पठार को दो भागों में विभाजित करती है और इस दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि भारत का ऋण प्रदेश कौन सा है? छोटे नागपुर का पठार है। क्या है? क्योंकि यहाँ बिटुमिनस कोयला सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होता है। बिटुमिनस कोयला वैसे जर्मनी का ऋण प्रदेश है जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। चूंकि भारत में ये छोटे नागपुर के पठार से मिलता है, इससे छोटे नागपुर के पठार को भारत का ऋण प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, तो ये रही हमारे इन पठारों की विशेषताएं। इसके अलावा हम देखते हैं कि शिलोंग का पठार मिलता है मेघालय में। मेघालय में यहाँ पर मेघालय में मिलता है शिलोंग का पठार। मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मेघालय में मिलता है शिलोंग का पठार, और ये जो शिलोंग का पठार है ये सर्वाधिक मात्रा में वर्षा को प्राप्त करता है। शिलोंग का पठार कहाँ पर है? मेघालय में है, और ये सर्वाधिक मात्रा में वर्षा को प्राप्त करता है। यानी कि सर्वाधिक वर्षा का स्थान जो मासिन राम और चेरापूंजी है वो शिलोंग के पठार के अंतर्गत है। मासिन राम और चेरापूंजी ये कहाँ पर है? ये स्थित है शिलोंग के पठार पर। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा मालवा का पठार, बुंदेलखंड का, बघेलखंड का, छोटे नागपुर का पठार और शिलोंग का पठार। शिलोंग का पठार में सर्वाधिक वर्षा के स्थान जो मासिनराम और चेरापूंजी हैं वो शिलोंग के पठार में पाए जाते हैं। यहाँ जो सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं वो छोटे नागपुर के पठार को पूछे जाते हैं। बाकी और का विस्तार पूछ लिया जाएगा, इसके अलावा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर छोटे नागपुर के पठार को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, छोटे नागपुर के पठार के बाद हम लोगों ने जब पूर्व के पठार देख लिए, इसके अलावा आप लोगों को एक चीज़ और बता दें कि जो छोटे नागपुर का पठार है इसको रांची का पठार भी कहा जाता है। इसके अलावा हजारीबाग का पठार भी कहा जाता है। इसके ही हिस्से हैं कौन कौन से? हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार। ठीक है, छोटे नागपुर पठार के ही हिस्से हैं। अब हम बात करते हैं दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण की तरफ हमको तीन पठार देखने को मिलते हैं, दक्कन का पठार, मैसूर का पठार और तेलंगाना का पठार। ठीक है, जो महाराष्ट्र वाला हिस्सा है, महाराष्ट्र वाला हिस्सा यहाँ पर है दक्कन का पठार। कौन सा? दक्कन का पठार। इसका क्षेत्र कहाँ देखने को मिलता है? इसका क्षेत्र देखने को मिलता है महाराष्ट्र। इसके नीचे मिलता है आपको मैसूर का पठार, कर्नाटक वाला हिस्सा, मैसूर का पठार। ये कहां पर है? कर्नाटक। और यहां मिलता है आपको तेलंगाना का पठार, तेलंगाना राज्य में, तेलंगाना का पठार। राज्य क्या है? तेलंगाना। ठीक, अब जो यहां पर दक्कन का पठार है और मैसूर का पठार है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र में, आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पर एक क्रेटर झील है जिसका नाम है लोनार झील। ठीक है, यहाँ पर कौन सी पाई जाती है? यहाँ पाई जाती है लोनार झील। लोनार झील जो एक क्रेटर झील का उदाहरण है, जो क्या है? एक क्रेटर झील का उदाहरण है। लोनार झील पाई जाती है कहाँ पर? दक्कन के पठार में, जो एक क्रेटर झील का उदाहरण है। इसके अलावा मैसूर के पठार में बाबा बुदान की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जहाँ लौह अयस्क बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। तो मैसूर के पठार में क्या मिलता है? मैसूर के पठार में बाबा बुदान की पहाड़ी मिलती हैं, बाबा बुदान की पहाड़ियाँ। इन बाबा बुदान की पहाड़ियों पर क्या है? लौह अयस्क बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, बाबा बुदान की पहाड़ियों से लौह अयस्क मिलता है। तो ये भारत के पठारों की स्थिति थी और इसका हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। अब हम नेक्स्ट अध्ययन करेंगे भारत के द्वीपों का। चलिए भारत के द्वीपों का अध्ययन कर लेते हैं। अगर हम भारत के द्वीपों की बात कर लें तो सबसे पहले तो प्रश्न ये बनता है कि द्वीप कहते किसे हैं।
एक ऐसा स्थलखंड या समुद्र के बीच का ऐसा भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो द्वीप कहलाता है। एक ऐसा स्थलखंड जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हो द्वीप कहलाता है। क्लियर है। और अगर हम बात द्वीप की करें तो भारत के जो द्वीपों की संख्या है वो टोटल मिलाकर 247 है। 247 द्वीपों की संख्या है। इन 247 में दो तरफ से हमारे द्वीप देखने को मिलते हैं, एक बंगाल की खाड़ी के द्वीप, दूसरे अरब सागर के द्वीप। यानी कि एक तो मिलते हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप, बंगाल की खाड़ी में कौन से द्वीप है, इसके अलावा दूसरे हैं अरब सागर के द्वीप। ठीक है, दो भागों में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। अगर हम बंगाल की खाड़ी के द्वीप की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वहीं अगर हम अरब सागर की बात करें तो अरब सागर में लक्षद्वीप समूह मिलते हैं। अगर हम संख्या की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 240 द्वीपों का ये संग्रह है। कितना है? 240 हाँ। और 43 हैं हमारे अरब सागर में, 204 बंगाल की खाड़ी में और 43 हैं अरब सागर में। तो अंडमान निकोबार में 204 द्वीपों का समूह है और लक्षद्वीप में 43 द्वीपों का समूह है। अब हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। तो पहले डाल लीजिएगा हेडिंग अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार के द्वीप समूहों का अध्ययन कर लेते हैं और उसकी विशेषताएं देख लेते हैं। देखिए यहाँ से प्रश्न बन जाता है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कितने द्वीप समूह? 204 हैं यहाँ पर। और इसको अब समझ लेते हैं हम लोग। इसको हम यहीं पर दोनों को बना लेंगे, अंडमान को और लक्षद्वीप के लिए। ठीक है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप देखिएगा इसकी सीमा का निर्धारण कर लें। तो इसकी सीमा को इस तरह निर्धारित कर लीजिएगा आप, इसकी सीमा को इस तरह निर्धारित कर लीजिएगा। चलिए ये 3 लाइनें खींच लीजिएगा, एक ऊपर की तरफ बना दीजिएगा, उसके बाद आप 5 बीच में बनाइएगा और 3 इस साइड बनाइएगा। ठीक है, अब आप जो 2 लाइनें देख रहे हैं 1 2 3, सबसे ऊपर वाली लाइन जो है वो है आपका कोको स्टेट। इसको क्या कहते हैं? कोको स्टेट। कोको स्टेट भारत की सीमा रेखा है। इसके ऊपर भारत समाप्त हो जाता है। इसके ऊपर जो द्वीप है वो कोको द्वीप है जो म्यांमार का है। कौन सा द्वीप है ये वाला? यह है कोको द्वीप। और कोको द्वीप किसका है? कोको द्वीप है म्यांमार का। यानी कि कोको स्टेट डिवाइडिंग लाइन है भारत और म्यांमार के द्वीपों के बीच की। ठीक है, इसके ऊपर भारत समाप्त हो जाता है, नीचे भारत का हिस्सा देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं इसमें सबसे उत्तर की तरफ जो हमको द्वीप देखने को मिलता है वो है लैंडफॉल द्वीप। कौन सा? लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप के थोड़ा सा नीचे यहां पे मिलेगा उत्तरी अंडमान। दिख रहा है आप लोगों को? उत्तरी अंडमान। और इसी उत्तरी अंडमान पर सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है जिसका नाम है माउंट सेडल। सबसे ऊंची चोटी जो कि अंडमान निकोबार की है, माउंट सेडल, जो उत्तरी अंडमान में पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है। ठीक है, यहां पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी पाई जाती है? माउंट सेडल। माउंट सेडल जो कि 738 मीटर है। लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, कौन सी? माउंट सेडल। किस पे है? उत्तरी अंडमान पर है। नाम क्या? माउंट सेडल, सबसे ऊंची चोटी। इसके अगर हम थोड़ा सा और पूर्व की तरफ जाएं यहां पर,
तो यहाँ पर एक द्वीप मिलता है। एक कौन सा द्वीप है? नारकोंडम द्वीप। और ये सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसके उत्तर में एक छोटा सा द्वीप है, उस द्वीप का नाम है नारकोंडम द्वीप। नारकोंडम द्वीप। और इस नारकोंडम द्वीप पर यह एक सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। किसका? सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। ठीक है, नारकोंडम द्वीप। इससे नीचे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है मध्य अंडमान। कौन सा? मध्य अंडमान। और ये जो मध्य अंडमान है ये सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान। और इस मध्य अंडमान के अगर हम पूर्व की तरफ जाएं तो हमको मिलता है एक द्वीप जिसका नाम है बेरन द्वीप। कौन सा? बेरन द्वीप। और ये बेरन द्वीप जो है ये एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। कौन सा? बेरन द्वीप। तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बेरन द्वीप है। और ये मध्य अंडमान के थोड़ा से पूर्व में स्थित है। मध्य अंडमान जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, इसके पास में मिलती है आपको दक्षिणी अंडमान। ये रहा आपका दक्षिणी अंडमान। और इसी दक्षिणी अंडमान में इसकी राजधानी है। अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है? पोर्ट विलियर। वो दक्षिणी अंडमान पर ही स्थित है। तो इसकी राजधानी यहाँ पर है पोर्ट विलियर। और पोर्ट विलियर जो राजधानी है इसकी वो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। ठीक है, दक्षिण अंडमान पर कौन सी राजधानी है? पोर्ट विलियर है जो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद एक और डिवाइडिंग लाइन यहां देखने को मिलती है जिसको कहा जाता है दक्कन दर्रा। दक्कन दर्रा। और दक्कन दर्रा यहां पर दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को एक दूसरे से विभाजित करता है। ऊपर दक्षिणी अंडमान है, नीचे लघु अंडमान है। ठीक है, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को कौन अलग करता है? एक दक्कन दर्रा इन दोनों के बीच में दर्रा है। अब हम बात कर लेते हैं नीचे की। तो नीचे पर हमको ये लाइन मिलती है, यह है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री अक्षांश के लीजिए, चाहे 10 डिग्री चैनल के लीजिए। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को एक दूसरे से अलग करता है। ऊपर की तरफ क्या है? ऊपर की तरफ अंडमान है। और 10 डिग्री चैनल से नीचे की तरफ क्या है? वो है निकोबार। ठीक है, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को एक दूसरे से अलग करता है। यहां से प्रश्न बनता है कि अंडमान निकोबार को एक दूसरे से अलग कौन सा करता है? तो 10 डिग्री चैनल एक दूसरे से अलग करता है अंडमान और निकोबार के लिए। ठीक है, अब ये जो निकोबार या अंडमान है इसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी इसकी चीजें हैं। तो सबसे ऊपर वाला दिखाई देता है वो है कोर निकोबार। कोर निकोबार। ठीक है, कोर निकोबार से नीचे की तरफ जो बना रखा है वो है लघु निकोबार। लघु निकोबार। और इसके पास है इधर की तरफ सबसे नीचे है ग्रेट निकोबार। कौन सा? ग्रेट निकोबार। और इस ग्रेट निकोबार पर ही भारत का दक्षिणतम बिंदु जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट, वो स्थित है। किस पर? ग्रेट निकोबार पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। अगर इसके अक्षांशीय विस्तार देखें तो 6 डिग्री 45 मिनट देखने को मिलता है। 6 डिग्री 45 मिनट पर इंदिरा पॉइंट है और ये ग्रेट निकोबार पर स्थित है। तो ठीक है, तो यहाँ से सीमा प्रारंभ हुई और यहाँ पर सीमा समाप्त हुई। इसके नीचे यानी कि आपका जो ग्रांड चैनल है, ये ग्रांड चैनल यहाँ विभाजित करता है। ग्रांड चैनल विभाजित करता है ग्रेट निकोबार या निकोबार को और सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया को अलग करता है। यह कौन सा द्वीप है? यह है सुमात्रा द्वीप, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप। यानी कि सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार को ग्रांड चैनल एक दूसरे से विभाजित करता है। ठीक है, तो सीमा क्या है हमारी? ऊपर की तरफ सीमा है कोको द्वीप जो कि म्यांमार और
अंडमान को अलग करती है, जिसको कोको स्टेट कहा जाता है। और नीचे की तरफ देखें तो ग्रांड चैनल मिलता है, जो सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार को एक दूसरे से अलग करता है। जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वो ग्रेट निकोबार पर 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। इसके अलावा सबसे बड़ा द्वीप अगर देखें तो सबसे बड़ा द्वीप हमको मिलता है अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप मिलता है मध्य अंडमान, और सबसे ऊंची चोटी जो है वो उत्तरी अंडमान पर है, जो माउंट सेडल है। 738 मीटर की इसकी ऊंचाई है। यहाँ पर एक नारकोंडम द्वीप मिलता है, जिस पर सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसके अलावा बेरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो यहाँ से यही प्रश्न बनेंगे, इससे ज़्यादा प्रश्न अंडमान निकोबार द्वीप समूह से नहीं बनने वाले। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जल्दी से लक्षद्वीप को और देख लेते हैं, फिर आज की क्लास हमारी समाप्त होगी और फिर हम अपवाह तंत्र की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। लक्षद्वीप द्वीप समूह हेडिंग डालिएगा आप, लक्षद्वीप द्वीप समूह। लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। हालांकि प्रवाल द्वीप क्या होते हैं, इनको हम जब संकल्प 2021 की क्लास भूगोल की लेंगे तब वहाँ पर डिटेल में बताएंगे कि प्रवाल द्वीप क्या होते हैं। तो ये क्या होता है कि प्रवाल द्वीप का उदाहरण है लक्षद्वीप। और अगर हम इसमें इसको बांटते हैं तो हमको 2 चैनल दिखाई देते हैं यहाँ पर, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल। यहाँ पर 2 चैनल दिखाई देते हैं, 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल। ठीक है, ये 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल में कुछ विभाजन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। किसको? मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। वहीं 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। ठीक है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। मिनिकॉय क्या है? हमारा सबसे दक्षिणतम द्वीप है। ठीक है, इसको कौन लगता है? 8 डिग्री चैनल अलग करता है मालदीव और मिनिकॉय के लिए। यहां से प्रश्न आता है कि 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, मालदीव, मिनिकॉय, या फिर पूछ लेगा मालदीव और मिनिकॉय को कौन सा चैनल अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल उसको अलग करता है। अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो इसमें एक सबसे बड़ा द्वीप समूह मिलता है, अमीनी द्वीप समूह। सबसे बड़ा द्वीप समूह मिलता है यहाँ पर अमीनी द्वीप समूह, अमीनी द्वीप समूह। ब्रैकेट में लिखिएगा सबसे बड़ा द्वीप समूह, सबसे बड़ा द्वीप समूह। ये क्या है? सबसे बड़ा द्वीप समूह है अमीनी द्वीप समूह। इसके बाद हम और देखते हैं कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो हमको एंद्रोथ द्वीप दिखाई देता है। कौन सा? एंद्रोथ द्वीप। ये सबसे बड़ा द्वीप का उदाहरण है, सबसे बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप समूह का, सबसे बड़ा द्वीप। ठीक है, तो अमीनी द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप समूह है, वहीं एंद्रो द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल एक दूसरे से अलग करता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पठार और द्वीप समूह का अध्ययन किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र का किस तरह देश में प्रभाव होता है और उससे संबंधित बातों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, लगातार आप लोग वीडियोस देखते रहिएगा, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ये एक प्रयास होता है कि आप लोगों तक अधिक से अधिक जानकारी पहुंच सके और आप लोग लाभान्वित हो सके। तो आप स्वयं सिर्फ लाभान्वित मत होइएगा, बल्कि अपने दोस्तों मित्रों को भी लाभान्वित कीजिएगा। हम लोगों संकल्प 2021 की क्लास प्रारंभ कर दी है। वहाँ पर आपको यूपीएससी और यूपीपीएससी लेवल की मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास लगातार अपलोड की जा रही हैं।
जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा हम अच्छे से कैमरे के साथ आपके सामने लाइव आएंगे और वहाँ पर हम लोग संकल्प 2021 की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आपके लिए डेली आप वीडियोस मिलती रहेंगी, आप लोग उससे अध्ययन कीजिएगा। पुस्तक मैंने सजेशन दे रखा है कि कौन सी आपको पुस्तक पढ़नी है, उनका अध्ययन कीजिएगा। नोट्स बनाइएगा, महत्वपूर्ण है नोट्स बनाना, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी। कब तक आप वीडियो देखेंगे, ठीक है? तो आप वीडियो मत देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, बुक की हेल्प लीजिएगा, मेरी हेल्प लीजिएगा और फिर आप लोग नोट्स बनाइएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा पंचऋषि क्लासेस का, जहाँ पर आपको अपडेशन मिलती रहेगी कि क्या होने वाला है चैनल पर, और वहाँ पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराते जाएंगे PDF फॉर्म में, ठीक है? तो हम लोगों ने आज पठार पढ़ा और दीप समूह पढ़ा और आगे हम अपभा तंत्र का अध्ययन करेंगे। तब तक आप लोग मुझको अनुमति दीजिए। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे सुना, मेरी बात को समझ पाए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।